आप जो ये मामूली पेंसिल इस्तेमाल करते हो, इसे बनाने में कंपनी वालों के पसीने छूट जाते हैं। और आप ये जो क्रेयॉन्स यूज करते हो, इन्हें बनाने के लिए ऐसा क्या एक सीक्रेट पाउडर डाला जाता है जिसे जानकर आप इन्हें छूने के लिए भी 2 बार सोचोगे? और कैसे कार के ये जो सीट बेल्ट हमारी जान बचाता है, इसी सीट बेल्ट ने कई लोगों की जान भी ली है। और आखिर ये लोग इन लकड़ियों पर क्यों चल रहे हैं, और कैसे ये छोटी सी पेन आपकी जान भी ले सकती है, जानेंगे ऐसे और भी मजेदार फैक्ट्स इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 12। कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप बारिश में फंस गए हो और आपके पास अम्ब्रेला न हो, तब आपको छाते की असली कीमत समझ आई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छाता आखिर बनता कैसे है? नहीं। सबसे पहले नायलॉन का कपड़ा तैयार किया जाता है। नायलॉन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये पानी को अपने अंदर नहीं खींचता, इस पर धूल मिट्टी भी ज्यादा नहीं टिकती। ये काफी मजबूत भी होता है, इसलिए बैग से लेकर आर्मी के कई सामान तक इसी से बनाए जाते हैं। फिर इसी नायलॉन के कपड़े को छाते के साइज के हिसाब से ट्रायंगल की शेप में काट लिया जाता है। इसके बाद छाते की हड्डियां बनाई जाती हैं, मतलब वो पतली पतली डंडियां जो छाते को फैलाने और पकड़ने में मदद करती हैं। इन हड्डियों को एक पाइप में फिट कर दिया जाता है और बीच में एक स्प्रिंग लगा दी जाती है ताकि जैसे ही बटन दबाओ छाता तुरंत खुल जाए। इसके बाद कपड़ा और हैंडल इसमें जोड़ दिए जाते हैं और बस तैयार हो गया आपका बारिश और धूप दोनों में काम आने वाला साथी। फैक्ट नंबर 11। पेंसिल ये देखने में जितनी नॉर्मल लगती है, इसे बनाने में उतनी ही मेहनत लगती है। पेंसिल बनाने की शुरुआत ग्रेफाइट की खुदाई करने से होती है। उसके बाद इसे फैक्ट्री में ले जाकर मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस पर बहुत सारा प्रेशर डाला जाता है और उसे स्टिक बनाया जाता है। अभी इस प्रोसेस से जो स्टिक बनती है वो बहुत मुलायम होती है, इसलिए उन्हें 2 से 3 घंटे तक 120 डिग्री पर हीट किया जाता है। हीट होकर सूखने के बाद ये स्टिक्स हार्ड हो जाती हैं। स्टिक बनाने के बाद इन्हें वैक्स में डुबाया जाता है जिससे इनके ऊपर चमक आती है। अब बारी है लकड़ी तैयार करने की। ये पहले से कटे हुए पीस में आती है और सबसे पहले इन लकड़ी के फट्टों में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। इसके बाद इन गड्ढों में ग्लू डाला जाता है। फिर एक बड़ी सी मशीन ग्रेफाइट स्टिक्स को इन गड्ढों में रख देती है और इसके ऊपर गड्ढे वाला दूसरा फट्टा रख दिया जाता है जिससे ये एक सैंडविच की तरह बन जाते हैं। इसके बाद इन सैंडविच को काट कर और शेप देकर पेंट किया जाता है ताकि पेंसिल खराब न हो और इसके बाद ये आपके हाथों में आने के लिए तैयार हो जाती है। फैक्ट नंबर 10। एयरबैग कार में बहुत ही जरूरी चीज होती है, लेकिन आखिर ये आइडिया किसका था? 1950 में एक इंजीनियर अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन इस हादसे ने उस इंजीनियर को सोच में डाल दिया। तभी उसके दिमाग में एयर बैग बनाने का आइडिया आया। उस समय कार के पीछे एक सिलेंडर लगाया जाता था जो एक्सीडेंट होने पर एयर बैग में हवा भरता था, लेकिन ये तरीका बहुत धीमा था। जब तक एयर बैग खुलता तब तक इंसान को चोट लग चुकी होती थी। फिर अमेरिका के एक इंजीनियर को एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि एयर बैग में हवा भरने के लिए एक छोटा केमिकल धमाका किया जाए। एयर बैग में जो केमिकल होता है उसका नाम है सोडियम एजाइड। जैसे ही कार का सेंसर टक्कर महसूस करता है, वो एयरबैग में मौजूद सोडियम एजाइड को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है। इससे एक छोटा सा धमाका होता है और उस धमाके से नाइट्रोजन गैस निकलती है जो एयरबैग को भर देती है। क्रैश से लेकर एयरबैग के फूलने तक सिर्फ 20 मिलीसेकंड लगते हैं। मतलब आप जितनी देर में एक बार पलक झपकते हो, उतनी देर में एयरबैग 5 बार खुल सकता है। एयरबैग का फैब्रिक भी बहुत खास होता है। ये कपड़ा हजारों पतले धागों से एक ही पीस में बनाया जाता है। अगर इन हजारों धागों में से एक भी धागा टूट जाए तो मशीन में लगा सेंसर उसे पकड़ लेता है और मशीन तुरंत बंद हो जाती है। और अगर सीट बेल्ट सही तरीके से न लगाई जाए तो यही एयरबैग आपकी जान भी ले सकता है। फैक्ट नंबर 9। क्रेयॉन्स तो आपने यूज किए ही होंगे, पर ये बनते कैसे हैं? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्रेयॉन्स को अलग अलग टाइप की वैक्सेस से मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पैराफिन का यूज किया जाता है क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल है और सस्ती है। पैराफिन को पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ये वैक्स खास इसलिए भी है क्योंकि ये पेपर पर आसानी से चल जाती है। फिर इसमें एक सीक्रेट पाउडर मिलाया जाता है जिससे क्रेयॉन्स को मजबूती मिलती है। वैक्स को गर्म किया जाता है और वैक्स 62 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एक मिक्सर में सारे केमिकल और कलर भी डाल दिए जाते हैं। फिर वैक्स को टेरी नाम की मशीन में डाला जाता है जिसमें क्रेयॉन्स की शेप बनी हुई होती है। बाकी बची हुई वैक्स को एक ब्लेड की हेल्प से हटा दिया जाता है। ये मशीन एक बार में 2000 क्रेयॉन्स बनाती है। ये मशीनें क्रेयॉन्स को कन्वेयर बेल्ट पर निकाल देती हैं, जो क्रेयॉन्स को लेबलिंग मशीन पर ले जाती हैं। वहाँ इन क्रेयॉन्स को लेबल लगाकर छोटे बच्चों की जिंदगी में रंग भरने के लिए फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8। स्क्रू ड्राइवर्स। ये तो कई विलन का पसंदीदा हथियार होते हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले एक मोटी स्टील वायर ली जाती है और इसे स्क्रू ड्राइवर की मोटाई के हिसाब से काट दिया जाता है। फिर एक मशीन इसका हेड बनाती है जो एकदम स्टार जैसा दिखता है। दूसरी तरफ इसे हाइड्रोलिक से दबाया जाता है जिससे वो हिस्सा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अब इसे मजबूत बनाने की बारी आती है। इसके लिए इसे पूरे 12 घंटे तक करीब 732 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इस पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ाई जाती है ताकि यह सालों तक आसानी से काम करे। फिर इसकी पकड़ यानी हैंडल बनाया जाता है जो सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है और बस इसी तरह आपका स्क्रू ड्राइवर तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। ये है दुनिया की सबसे लंबी कार। इसका साइज लगभग
लगभग एक ब्लू व्हेल जितना है। ये कार इतनी लंबी है कि इसके अंदर स्विमिंग करने के लिए एक पूरा स्विमिंग पूल बना है और ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए हेलीपैड भी दिया गया है। इसके दोनों तरफ कुल 24 व्हील्स लगे हैं, मतलब एक साइड में 12 व्हील्स। और अंदर से ये कार इतनी लग्जरियस है कि इसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इस कार का नाम है द अमेरिकन ड्रीम कार। आप में से कौन इसे अफोर्ड कर सकता है? कमेंट में बताना मत भूलना। फैक्ट नंबर 6, आखिर ये लोग इन ऊंची लकड़ियों पर क्यों चलते हैं? ये हैं बुर्नर ट्राइब के लोग जो इथियोपिया के ओमो वैली में रहते हैं। ये इनकी पूरी जिंदगी गाय और बकरियों के साथ ही गुजारते हैं और इन्हें ही अपनी सबसे बड़ी दौलत और इज्जत मानते हैं। पुराने समय में जब ये अपने जानवरों को चराने ले जाते थे तो रास्ते में दलदल, सांप और खतरनाक जानवर मिल जाते थे। उनसे बचने का सबसे आसान तरीका था इन लंबी लकड़ियों पर चलना, लेकिन आज ये सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि इनकी पहचान बन चुका है। इनकी लकड़ियां 2 मीटर से भी लंबी होती हैं और मजे की बात यह है कि यहाँ कोई उम्र नहीं देखी जाती। छोटे बच्चे हों या बड़े, हर किसी को बचपन से ही इन लकड़ियों पर चलना सिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, चाइना वालों ने एक ऐसा डस्टबिन बनाया है जो कचरे को दौड़कर कैच करता है। मतलब कि आप चाहे कहीं भी कचरा फेंको, ये डस्टबिन उसे दौड़कर कैच कर लेगा। इस डस्टबिन के काम करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्योंकि इसके लिए इन्होंने एक कैमरा दीवार पर और एक कैमरा डस्टबिन में फिट किया है और जैसे ही तुम एक स्पेसिफिक रेडियस के अंदर कहीं भी कचरा फेंकोगे तो ये डस्टबिन उस कचरे को दौड़कर कैच कर लेगा। और ये डस्टबिन अंधेरे में भी चल सकता है क्योंकि इन्होंने अपने फ्लोर पर स्ट्रिप लाइट्स लगा रखी हैं और डस्टबिन के नीचे देखने के लिए उस पर एक कैमरा फिट किया है जिससे ये कैमरा इन लाइट्स को ट्रैक करके अंधेरे में भी चल सकता है। भाई ये वाला डस्टबिन मुझे भी चाहिए क्योंकि आई लव टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 4, MRI मशीन हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन है जो हर दिन हजारों लोगों की जान बचाती है। लेकिन यही जान बचाने वाली मशीन आपकी जान ले भी सकती है क्योंकि इसके अंदर इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 60,000 गुना ज्यादा है। यानी अगर आपके हाथ या जेब में कोई मेटल की चीज हुई तो ये मशीन उसे रॉकेट की स्पीड से अपनी तरफ खींच लेगी। और पहले भी ऐसे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जिनमें MRI मशीन ने किसी इंसान की जान ली है। इसलिए MRI रूम में एक छोटी सी पिन भी अलाउड नहीं होती क्योंकि इस छोटी सी पिन की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। फैक्ट नंबर 3, जापान सच में 2050 में जी रहा है क्योंकि जापान के लोग अब अपने कदमों से बिजली बना रहे हैं। जापान के कई इलाकों में ऐसी टाइल्स लगाई गई हैं जिन पर कदम रखते ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन टाइल्स के अंदर एक खास मटेरियल होता है जिसे पाइजोइक मटेरियल कहते हैं। जब इस मटेरियल पर दबाव पड़ता है तो इसके अंदर के एटम हिल जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। इससे एक छोटी सी वोल्टेज बनती है जो वायर से कनेक्ट होते ही करंट में बदल जाती है और बिजली मिलती है। ये टेक्नोलॉजी अभी छोटी चीजों को चलाने के लिए यूज होती है। इतनी पावर अभी इसमें नहीं है कि पूरा घर बिजली से चला सके, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों में ये एक तरह का फ्री एनर्जी सोर्स है जो फ्यूचर में और भी एडवांस हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्रेन की पटरियों पर ये पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? पहले तो इन पत्थरों को बैलस्ट कहा जाता है और ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते बल्कि रेलवे के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं। इनका सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रेन के भारी वेट को झेलना और उसे इवनली जमीन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ताकि ट्रैक धंस ना जाए। साथ ही जब ट्रेन हाई स्पीड से गुजरती है तो पटरियों पर बहुत वाइब्रेशन और प्रेशर पड़ता है जिसे ये पत्थर आसानी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इससे पटरियां अपनी जगह पर स्टेबल रहती हैं। ये पत्थर बारिश के पानी को भी जल्दी बाहर निकाल देते हैं जिससे ट्रैक के नीचे पानी जमा नहीं होता। यानी अगर ये पत्थर ना हो तो एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि नॉर्मली तो इसे इंसान के हाथ के 2 हिस्से कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अबे साले। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है। इसी वजह से इस प्लास्टर कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता। और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।